उत्तर प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव को लेकर भले ही अभी औपचारिक घोषणा ना हुई हो, लेकिन सियासी बिसात बिछने लगी है। सूबे की 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी हर संभव कोशिश कर रही है। योगी सरकार में मंत्रियों को उपचुनाव की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। लोकसभा चुनाव में मिले झटके के बाद उपचुनाव बीजेपी के लिए एक बड़ी साख का सवाल बन गया है। इसके चलते भारतीय जनता पार्टी नया सियासी प्रयोग कर सकती है। 2014 के बाद से मुस्लिम नेताओं को टिकट देने से बचती रही भारतीय जनता पार्टी क्या उपचुनाव में मुस्लिम चेहरे पर दांव खेलेगी? वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने इन 10 सीटों में से 6 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। सपा उम्मीदवारों के ऐलान के बाद ये कयास लगने लगे हैं, क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी इस उपचुनाव को मिलकर लड़ेगी? कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव यानी यूपी में साथ मिलकर लड़ा था। हालांकि हरियाणा विधानसभा चुनाव के रिजल्ट के बाद कांग्रेस के कई सहयोगियों ने उसे आग दिखाना शुरू कर दिया है। इस सब के बीच समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने यह साफ कर दिया है कि इंडिया अलायंस की सहयोगी कांग्रेस का गठबंधन फिलहाल बरकरार है। आइए आज आपको दिखाते हैं उत्तर प्रदेश की उन 10 सीटों पर जिन पर उपचुनाव होने हैं उन पर क्या जातीय समीकरण है, क्योंकि 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था हाल ही में, उसमें कहीं ना कहीं जातीय फैक्टर ने बहुत बड़ा काम किया था। उस लिहाज से क्योंकि जिस तरीके से पीडीए रणनीति के तहत अखिलेश यादव ने जो जातीय फार्मूला इस्तेमाल किया, और अभी चाहे वो राहुल गांधी हो या बड़े जो विपक्ष के जितने भी नेता हैं वो जातीय जनगणना की मांग कर रहे हैं, तो क्या ये फार्मूला है और किस तरीके से इन सीटों पर जो आगामी जो इन उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने हैं इन पर क्या जातीय समीकरण है और किस तरीके से हर एक पार्टी जो वो जातीय समीकरण साधने की कोशिश कर रही है। जिन सीटों पर उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं वो सीटें हैं कटिहारी यानी अंबेडकर जिले में ये आती है, करहाल मैनपुरी जिले में आती है, इसके अलावा मिल्कीपुर विधानसभा सीट अयोध्या जो फैजाबाद की सीट है यहाँ पर आती है। ये काफ़ी चर्चित सीट है और बीजेपी के लिए एक साख का सवाल भी है। वहीं अगर बात करें गाजियाबाद में एक सीट है, इसके अलावा माजबा मिर्ज़ापुर में ये सीट आती है, इसके अलावा सीसामऊ जो कानपुर में आती है, इरफान सोलंकी यहाँ से जो वो कहीं ना कहीं विधायक थे, इसके अलावा खैर अलीगढ़ की सीट है, इसके अलावा फूलपुर प्रयागराज की एक सीट है और कुंदर की मुरादाबाद की सीट है। तो कुल मिलाकर इन पर जो है वो क्या जातीय समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो सबसे पहले इसमें कटहरी विधानसभा सीट की अगर बात करें, अंबेडकर नगर की कटहरी विधानसभा सीट पर अधिकांश जो वो समय से बहुजन समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी का ही जो वो दबदबा रहा है। यहाँ पर अगर जातीय समीकरण की बात करें तो सबसे पहले अनुसूचित जनजाति की बात करें यानी धोबी और पासी जो वोट की बात करें तो यहाँ पर 95,000 से अधिक जो है वो वोट यहाँ पर इन दो जातियों के आते हैं। इसके अलावा ब्राह्मण की बात करें तो ब्राह्मण यहाँ पर 50,000 वोट आते हैं। इसके अलावा कुर्मी की अगर बात करें तो कुर्मी यहाँ पर 45,000 वोट के लगभग आते हैं। इसके अलावा क्षत्रियों की बात करें ठाकुर तो यहाँ पर 30,000 वोट आते हैं। इसके अलावा निषाद की बात करें तो 30,000 वोट। वहीं मुस्लिम की बात करें तो यहाँ पर 40,000 वोट। इसके अलावा यादव वोट की बात करें तो 22,000 वोट और राजभर की बात करें तो 20,000 वोट। बनिया यहाँ पर 15,000 वोट आते हैं। इसके अलावा मौर्य जो है वो 10,000 वोट आते हैं। इसके अलावा अगर पाल की बात करें तो 7,000 वोट आते हैं। इसके अलावा कुम्हार की बात करें तो 6,000 लगभग वोट आते हैं। इसके अलावा अन्य वोट यहाँ पर 25,000 आते हैं। क्योंकि जातीय समीकरण जो है वो कुछ हद तक, क्योंकि सभी जो पार्टियां हैं चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, इसके अलावा बीजेपी पार्टी हो, सभी जो वो जातियों को साधने का कहीं ना कहीं जो वो साधने का प्रयास जो वो कहीं ना कहीं करती हुई नजर आ रही है उस लिहाज से भी। और एक तरीके से बीजेपी के लिए और 2027 का जो ये चुनाव एक तरीके से सेमीफाइनल की तरह देखा जा रहा है। हालांकि हरियाणा विधानसभा चुनाव के जो नतीजे आए हैं उससे भारतीय जनता पार्टी में एक नई जान जो है पड़ी है। हालांकि उत्तर प्रदेश का चुनाव अलग है और हरियाणा का चुनाव अलग है और अलग अलग जातीय समीकरण यहाँ पर जो वो कहीं ना कहीं बड़ा काम करता हुआ नजर आ रहा है। इस लिहाज से जातीय समीकरण जानना बेहद जरूरी है। अब वहीं इसके अलावा करहल विधानसभा सीट की बात करें, उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले की करहल विधानसभा सीट अखिलेश यादव के सांसद बनने के बाद खाली हुई है। 2022 में अखिलेश यादव करहल से विधायक चुने गए थे, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में कन्नौज से सांसद बने हैं, फिर उन्होंने करहल विधानसभा सीट से इस्तीफा दे दिया। ये सीट अब समाजवादी पार्टी के लिए यानी अखिलेश यादव का गढ़ बचाने वाली सबसे जरूरी सीट बन गई है। बीजेपी के लिए भी ये सीट बेहद अहम है। इस सीट को जीतकर भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन के कारण बिगड़े माहौल को ठीक करने के लिए जोर और आजमाइश जो वो कर रही है।
अब यहाँ पर अगर जातीय समीकरण की बात करें तो करहल विधानसभा सीट पर कुल वोटरों की संख्या 3,75,000 है। जातीय समीकरण की बात करें तो करहल में 1,30,000 वोट यादव वोट आता है। वहीं अनुमान के मुताबिक अगर इस सीट पर अनुसूचित जनजाति की बात करें तो 60,000 मतदाता है। इसके साथ ही यहाँ पर 50,000 जो वो शाक वोट है और 30,000 ठाकुर, और वहीं अगर 30,000 पाल यानी बघेल वोट है, 25,000 मुस्लिम वोट है और 20,000 लोधी और 20,000 ब्राह्मण, इसके अलावा 15,000 बनिया समाज के यहाँ पर मतदाता हैं। वहीं मिल्कीपुर जो अयोध्या की बात करें फैजाबाद की, तो समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद के लोकसभा सांसद बनने के बाद जो है वो अयोध्या जिले की मिल्कीपुर विधानसभा सीट जो वो खाली हुई है, जहाँ उपचुनाव होने हैं। अवधेश प्रसाद 2022 में मिल्कीपुर विधानसभा सीट से विधायक चुने गए थे, जिसके बाद अब अयोध्या लोकसभा सीट की हार का हिसाब बीजेपी मिल्कीपुर सीट से बराबर करना चाहती है। तो ये भी एक कई अहम है। यहाँ पर अगर 2022 के चुनाव के दौरान मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में कुल 3,40,822 मतदाता थे, जिसमें 1,82,430 पुरुष और 1,58,381 महिला जो है मतदाता थे। अब यहाँ पर अगर जातीय समीकरण को अगर अलग अलग देखें तो ब्राह्मण 60,000 वोट है, यादव 55,000 वोट है, पासी 55,000 वोट, इसके अलावा मुस्लिम 30,000 वोट, ठाकुर वोटों की अगर बात करें तो यहाँ पर 25,000 वोट, इसके अलावा अगर देखें तो कोरी यहाँ पर 20,000 वोट, चौरसिया यहाँ पर 18,000 वोट, इसके अलावा बेस्ट की बात करें तो 30,000 वोट, मोरिये यहाँ पर 50,000 वोट, बाकी जो है वो यहाँ पर अन्य वोट आते हैं। वहीं इसके अलावा गाजियाबाद विधानसभा सीट की अगर बात करें तो यहाँ पर कुल मतदाताओं की अगर बात करें तो इस सीट पर लगभग 4,20,000 मतदाता हैं और सभी राजनीतिक दलों के लिए गाजियाबाद विधानसभा का महत्व काफ़ी अधिक है। जातिगत समीकरण को अगर इसके देखें तो दलित यहाँ पर 80,000 वोट हैं, इसके अलावा ब्राह्मण यहाँ पर 55,000 वोट हैं, ओबीसी की बात करें तो 45,000 वोट, बैस यहाँ पर 35,000 वोट, मुस्लिम 35,000, ठाकुर क्षत्रिय 25,000 वोट है, पंजाबी 14,000, यादव 12,000 वोट हैं, इसके अलावा जाट यहाँ पर 10,000 वोट हैं, सुनार यहाँ पर 8,000 वोट हैं, गुज्जर 7,000 वोट हैं, कास्त की बात करें तो 7,000 वोट हैं, त्यागी 5,000, इसके अलावा ईसाई यहाँ पर 2,000 वोट हैं। तो कुल मिला के यहाँ भी जो है वो काफ़ी फंसता हुआ जातीय समीकरण है। हालांकि अगर यहाँ पर देखें तो बीजेपी के लिए भी ये सीट जीतना इतना आसान काम नहीं है, सभी के लिए यहाँ पर चुनौती बरकरार है। वहीं इसके अलावा माझवा विधानसभा सीट की बात करें, माझवा से विधायक डॉक्टर विनोद कुमार बिंद भदोही से सांसद बन गए हैं। सांसद बनने के बाद माझवा विधानसभा सीट से इस्तीफा दे दिया है। 2024 में निषाद पार्टी से डॉक्टर विनोद कुमार बिंद विधायक बने थे। 2024 के लोकसभा चुनाव में भदोही से बीजेपी से प्रत्याशी बनाए गए और जहां उन्हें जीत मिली। अब माझवा विधानसभा सीट पर अगर जातीय समीकरण की बात करें तो यहां पर दलित जो है वो लगभग 60,000 वोट आते हैं, जो कि बहुजन समाजवादी पार्टी के लिए एक महत्वपूर्ण वोट बैंक है। वहीं यादव वोट की अगर बात करें जो समाजवादी पार्टी के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण है, यहाँ पर अगर देखें तो 40,000 वोट यादवों के आते हैं। वहीं ब्राह्मण की बात करें तो ब्राह्मण जो है वो बीजेपी को अधिकतर जो पिछले कुछ दशकों से अगर देखें तो कहीं ना कहीं बीजेपी को समर्थन करता हुआ आया है। तो यहाँ पर अगर देखें तो 30,000 वोटों की जो ब्राह्मण वोट यहाँ पर आते हैं। अब वहीं इसके अलावा ईसाइयों की बात करें जिसमें कुर्मी और इसके अलावा नौनिया और अन्य पिछड़े वर्ग शामिल हैं की संख्या लगभग अगर देखें तो 50,000 है। ये ग्रुप SIEP और बीजेपी दोनों के लिए एक महत्वपूर्ण जो है वो भूमिका जो है वो कहीं ना कहीं अदा कर सकता है। वहीं मुस्लिम समुदाय की अगर बात करें तो यहाँ पर 25,000 वोट हैं। ये वोट आमतौर पर समाजवादी पार्टी या कांग्रेस के पक्ष में जो है वो अधिकतर वोट करता है। वहीं ठाकुर की बात करें तो ठाकुर यहाँ पर 20,000 वोट है। ये समूह भाजपा के लिए कहीं ना कहीं वोट करता हुआ पिछले कुछ सालों से नजर आ रहा है। वहीं बैस की बात करें तो बैस समुदाय में अगर देखें तो 15,000 वोट हैं। ये भारतीय जनता पार्टी को समर्थन जो वो करता आ रहा है। वहीं अन्य जातियों समुदाय जैसे कास्त, गुज्जर, जाट आदि की अगर बात करें तो कुल मिला के अगर देखें तो यहाँ पर 30,000 वोट हैं। इसके अलावा सीसामाऊ विधानसभा सीट की बात करें, ये कानपुर में पड़ती है। यहाँ से लगातार 3 बार जो है वो जीते हाजी इरफान सोलंकी, जो कि समाजवादी पार्टी से विधायक थे, फिलहाल वो जेल में बंद हैं। यहाँ पर अगर जातीय समीकरण की बात करें, फिलहाल समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर उनकी पत्नी को जो वो टिकट दिया है। यहाँ पर अगर जातीय समीकरण की बात करें तो मुस्लिम करीब यहाँ पर
1,11,000 वोट है, ब्राह्मण 70,000 वोट हैं। दलित वोटों की बात करें तो यहाँ पर 60,000 वोट हैं। इसके अलावा कास्ट की बात करें तो 26,000 वोट हैं। वहीं सिंधी और पंजाबी की बात करें तो 6,000 वोट हैं। इसके अलावा क्षत्रियों की बात करें तो 6,000 वोट हैं। वहीं इसके अलावा अन्य पिछड़े वर्गों की बात करें तो यहाँ पर 12,411 वोट लगभग यहाँ पर आते हैं। तो कुल मिला के यहाँ की जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं फिर से समाजवादी पार्टी के पक्ष में कहीं ना कहीं जाती हुई नजर आ रही है। अब वहीं इसके अलावा आगे बात करते हैं खैर विधानसभा सीट की। उत्तर प्रदेश की हाथरस लोकसभा सीट से बीजेपी के अनूप प्रधान की जीत के बाद अब अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट जो वो खाली हो गई है। यहाँ पर अगर जातीय समीकरण की बात करें 1,15,000 यहाँ पर जाट वोटर्स आते हैं। इसके अलावा 70,000 यहाँ पर जाटअप वोट हैं। वहीं अगर 60,000 वोट यहाँ पर देखें तो ब्राह्मण वोट है। इसके अलावा 35,000 वैश्य वोट और 30,000 सूर्यवंशी वोट है। 25,000 अन्य एससी वोट है। इसके अलावा 30,000 मुस्लिम वोट है। बाकी अन्य वोट जो वो यहाँ पर आते हैं। इसके अलावा फूलपुर विधानसभा सीट की अगर बात करें तो यहाँ पर संगम की नगरी प्रयागराज फूलपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव यहाँ की विधायक प्रवीण पटेल के लोकसभा सांसद जो वो निर्वाचित हो जाने के बाद ये सीट जो वो खाली हुई है। बीजेपी को यहाँ कैंडिडेट का नाम तय करने में खासी मशक्कत जो वो करनी पड़ रही है। मीडिया एक्सपर्ट के मुताबिक यहाँ से अब तक करीब 40 दावेदार जो वो कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए सामने आ चुके हैं। अब आने वाले दिनों में ये संख्या और भी बढ़ सकती है। यहाँ पर अगर जातीय समीकरण की बात करें तो अनुसूचित जातीय की बात करें तो लगभग यहाँ पर अगर देखें तो 75,000 वोट है यहाँ पर। इसके अलावा यादव वोट 70,000 वोट है। इसके अलावा पटेल की बात करें तो यहाँ पर 60,000 वोट है। ब्राह्मण 45,000 वोट है। मुस्लिम 50,000 वोट है। निषाद 32,000। वैश्य जो है यहाँ पर 16,000 वोट है। क्षत्रिय यहाँ पर 15,000 जो वो कहीं ना कहीं मतदाता हैं। तो कुल मिला के यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी के लिए काफ़ी मुश्किल है यहाँ पर। और यहाँ पर समाजवादी पार्टी की बात करें और हालांकि कांग्रेस पार्टी इस सीट को मांग रही थी, उसको लेकर के भी पेच फंसा हुआ है। फिलहाल यहाँ पर सीधी जो वो लड़ाई कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस वर्सेस बीजेपी यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा कुंदरकी विधानसभा सीट की बात करें तो ये जो है मुरादाबाद में जो पड़ती है। 2022 की विधानसभा चुनाव में यहाँ पर सपा के जियाउर रहमान बर्क जो चुने गए थे। हालांकि यहाँ से पहले सांसद जो थे इनके दादा डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क, उसके बाद ये जियाउर रहमान को यहाँ पर चुनाव लड़ना पड़ा। हालांकि कुंदरकी से जियाउर रहमान जो वो यहाँ पर विधायक थे, लेकिन 2024 में संभल सीट से लोकसभा के लिए चुने जाने के बाद कुंदरकी सीट जो वो खाली हो गई। तो उस लिहाज से अगर यहाँ पर देखें जातीय समीकरण की बात करें तो मुस्लिम वोट यहाँ पर 60% से ज़्यादा मुस्लिम वोट हैं। ओबीसी की बात करें तो 18%। एससी वोट की अगर बात करें तो 11% वोट हैं। वहीं जनरल की बात करें 9% और अन्य यहाँ पर 2% वोट हैं। तो ये कुल मिला के समाजवादी पार्टी बहुत आसानी और ईजिली यहाँ पर जो वो जीत हासिल कर सकती है। वहीं इसके अलावा मुजफ्फरनगर की मीरापुर विधानसभा सीट की बात करें, साल 2022 में मीरापुर सीट से चंदन चौहान पहली बार विधायक चुने गए थे और आरएलडी ने उन्हें बिजनौर लोकसभा सीट से प्रत्याशी बनाया और वह जीतकर संसद पहुंच गई। चंदन चौहान के संसद बन जाने के कारण मीरापुर सीट जो वो खाली हुई है। मुजफ्फरनगर की मीरापुर विधानसभा सीट की अगर बात करें तो आजकल ये हॉट सीट बन गई है, क्योंकि यहाँ पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई कद्दावर नेता चक्कर मार चुके हैं। बीजेपी और आरएलडी के गठबंधन के बीच मीरापुर सीट आरएलडी के खेमे में है, लेकिन भाजपा पूरी ताकत के साथ यहाँ जो वो जीत दर्ज करना चाहती है। केवल भाजपा ही नहीं बल्कि अन्य पार्टी भी मीरापुर सीट पर नज़र बनाए हुए हैं। वहीं समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी, इसके अलावा चंद्रशेखर आज़ाद की आज़ाद समाज पार्टी ने भी कहीं ना कहीं यहाँ पर चुनौती दे दी है। मायावती और चंद्रशेखर आज़ाद ने अपनी अपनी पार्टी से यहाँ पर देखें तो मुस्लिम प्रत्याशी जो मैदान में उतारा है, जिससे मुकाबला और भी ज़्यादा टक्कर का माना जा रहा है। मुस्लिम प्रत्याशी के उतरने की ये सीट समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी आरएलडी गठबंधन के लिए इज्जत का सवाल बन गई है। यहाँ पर अगर जातीय समीकरण की बात करके देखें तो काफ़ी यहाँ पर देखें तो जाट वोट भी काफ़ी अहम है। इसके अलावा मुस्लिम वोट भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है। और नगीना विधानसभा सीट की बात करें तो उससे, क्योंकि आज़ाद समाज पार्टी की बात करें जिसमें चंद्रशेखर की पार्टी भी जो है वो काफ़ी यहाँ पर दम दिखाती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि लोकसभा सीट जिस तरीके से
चंद्रशेखर आज़ाद ने जीती है, उस लिहाज से भी है। तो काफ़ी फंसा हुआ चुनाव यहाँ पर जो है वो नज़र आ रहा है। फिलहाल यहाँ पर अगर देखें तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के अलायंस के साथ चुनाव लड़ने की अटकलें भी यहाँ पर जो है वो कई तरीके के समीकरण यहाँ पर बनते हुए नजर आ। जिस तरीके से हरियाणा में हार हुई है तो उसका भी जो है वो इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और जातीय समीकरण यहाँ पर सभी पार्टियाँ जाती हुई नजर आ रही हैं, चाहे वो मायावती हो, इसके अलावा यहाँ पर समाजवादी पार्टी हो या फिर कांग्रेस पार्टी हो। तमाम पार्टियां और खासकर बीजेपी के एनडीए के जो घटक दल हैं, सबकी बात करें तो ये जातियों को साधने का सभी लोग प्रयास कर रहे हैं। अब इसमें कितना कामयाब होंगे, क्योंकि ये जो उपचुनाव है इन 10 सीटों पर, ये 2027 के सेमीफाइनल की तरह देखा जा रहा है। इसमें सभी जो पार्टी के दिग्गज नेता हैं, चाहे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हो, इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और वहीं अगर अखिलेश यादव ने तो शुरू से अब मोर्चा जो है जेपी स्मारक पर जो है माल्यार्पण करने के लिए भी जो एक तरीके से फिलहाल बहुत सारी चीज़ें देखी गई थी, उनको रोका गया था। तो एक तरीके से अब ये पॉलिटिकली भी अगर देखें तो काफ़ी इसको लेकर के भी, चूँकि ये समाजवादी पार्टी अपने आप को उत्तर प्रदेश में हाईलाइट करना चाहती है, उसका भी ये चीज़ें जो देखने को मिल रही हैं। फिलहाल अब ये केवल, अब आपको क्या लगता है कि इन सीटों पर क्या समीकरण बनेंगे? अगर जातीय समीकरण के आधार पर देखें तो यहाँ पर मुकाबला काफ़ी दिलचस्प, कुछ सीटों को अगर छोड़ दें तो यहाँ पर मुकाबला काफ़ी दिलचस्प और कांटे की टक्कर का यहाँ पर होता हुआ नज़र आ रहा है। आपको क्या लगता है इन 10 सीटों में से कौन सी पार्टी जो बाजी मारेगी? आप कमेंट बॉक्स में हर एक सीट, जिस सीट से भी अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हैं तो आप यहाँ की समीकरण ज़रूर बताएं, क्योंकि जो लोकतंत्र में अपनी राय जो बेहद ज़रूरी होती है। तो इसी तरीके की देश और दुनिया की खबरों के लिए आप एक ही सोच न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए।